ओके डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूं तो आई एम नॉर्मली स्टार्टिंग द क्लास विद द कॉम्प्लीमेंट एंड विद द एड्रेस गुड इवनिंग। बट जो पहला क्लास है तो एज इट इज द फर्स्ट वन क्लास फॉर कल्चर, so it is just a new beginning, so that's why I have preferred the term good morning for today at least। तो देखिए, आप लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट किया, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट किया। अब हम एंशिएंट, मिडिवल एंड कल्चर इस पार्ट पर आ रहे हैं। देखिए, हमारे सेंटर ऑफ जो डिस्कशन होगा उसमें सेंटर ऑफ डिस्कशन में होगा कल्चर, कल्चर एंड हेरिटेज, या आप कह सकते हो हेरिटेज एंड कल्चर। कल्चर एंड हेरिटेज इन हिंदी, संस्कृति एवं विरासत। वैसे मैं आपको स्टडी मटेरियल हिंदी के साथ इंग्लिश भी भेज रहा हूं। आप लोग जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करोगे वो इंग्लिश वाला कंटेंट भी ले सकते हो, दोनों कंटेंट सेम है। आप हिंदी में यूज़ कर सकते, इंग्लिश में यूज़ कर सकते, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल होना चाहिए। संस्कृति एवं विरासत, ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कल्चर से, प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है और वह टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इनमें विरोधाभास नहीं है, बल्कि बेहतर यही है कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर पार्ट सबको एक साथ कंबाइंड करके पढ़े। इसमें आम के आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि एक तो आपकी समझ, अगर आप सभी को मिला के पढ़ेंगे तब आपकी समझ कहीं ज्यादा बेहतर होगी। और जो अधिकांश प्रश्न आपके होते हैं वो आपके समझ से प्रश्न आते हैं। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और आप अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, ये टॉपिक आपका है संस्कृति एवं विरासत का टॉपिक। अब मैं पहले आपको बता दूं कि देखिए, जब हम कोई पार्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आखिर हम क्यों उस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने पहला आपको टाइटल में ही क्लियर कर दिया कि हम लोग संस्कृति क्यों पढ़ने जा रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृति अथवा विरासत की समझ के बिना भारतीय राष्ट्र निर्माण संभव था? जब तक हमारी भारतीय संस्कृति या विरासत की समझ हमारी नहीं होती तो आज भारत राष्ट्र नहीं बनता। भारत को राष्ट्र बनने में हमारी संस्कृति और विरासत का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि भाई ये संस्कृति और विरासत क्या है। तो देखिए, जो हमें पूर्वजों से मिलता है वो विरासत है, और जो पूर्वजों से मिलता है वो संस्कृति भी है। तो आप कहेंगे भाई हमारी जो विरासत है और संस्कृति है उसमें अगर एक कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताइए कि हेरिटेज और कल्चर। तो देखिए, जब हमें हेरिटेज मिलता है तो हमारा हेरिटेज अच्छा भी हो सकता है, हमारा हेरिटेज अच्छा नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो हमारी संस्कृति है तो उसको आप मान के चलिए कि जो विरासत अच्छी है वो हमारी संस्कृति है, जो विरासत अनुकरण करने योग्य है वो हमारी संस्कृति है। जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की बीमारी, और बहुत प्रॉपर्टी क्लास से है, बहुत बड़ी फैमिली की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो अब वो बंदा चाहेगा कि देखिए फैमिली की प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, लेकिन वो विरासत मिल जाए, प्रॉपर्टी की विरासत हमें मिल जाए, लेकिन डायबिटीज की विरासत ना मिले। तो ध्यान रहे, विरासत में प्रॉपर्टी और डायबिटीज दोनों है, परंतु संस्कृति में केवल प्रॉपर्टीज होगी, डायबिटीज नहीं होनी चाहिए।
ओके, तो ये दोनों में थोड़ा सा हम अंतर के बिंदु कर सकते हैं। अब आपके मन में अभी क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप लोग इतने समय तक मेरे साथ काम कर चुके हो, तो यू पीपल हैव टर्न टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर। आप लोग एक सोचने वाला प्राणी तो जरूर बन चुके होंगे। तो आइडिया में कम टू योर माइंड कि एक्चुअली व्हाट इज बेसिकली, कि इन व्हाट वे our understanding of our culture is going to help us in nation formation और in nation building। मतलब भारत जब राष्ट्र बना तो भारत को राष्ट्र बनने में हमारी संस्कृति ने किस प्रकार की भूमिका निभाई, हमारे आपके दिमाग में एक बहुत जिज्ञासा होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया ही है, लेकिन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट करवाऊंगा। आज मैं आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये हुआ हमारे टॉपिक का एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर। इसको हम कंबाइन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, चूंकि आपने हमसे मॉडर्न हिस्ट्री भी किया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी किया, और हम मान के चलते हैं कि आप उस हिस्ट्री में कंफर्टेबल रहे, मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट रहे। ये मेरा हमारे और आपके बीच एक तार जुड़ चुका है, जो हम आपके अंदर की बात को या आपकी बात को आसानी से समझ जाते हैं। क्योंकि आपके बीच हम रहते हैं तो आपके रिस्पॉन्स से समझ जाते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों पार्ट की समझदारी हो गई। हां, रह गई देखो याद रखने की बात और भूलने की बात। तो याद रखना और भूलना तो चलता रहेगा, उसको ना हम बदल सकते ना आप बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। वो तो एक हमारा एक कह सकते हो कि ह्यूमन होने का लिमिटेशन है कि हमको याद रहेगा, भूल जाएंगे। लेकिन हम भले ही तथ्य भूल जाएं, लेकिन जो बेसिक समझ आपने मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में विकसित कर ली वो कभी नहीं भूल सकते। और जब आप उसको रिवाइज करोगे तो उससे बहुत सारी चीज तरोताजा हो जाएगा। तो चलिए, हम अब आते हैं उस मुद्दे पर कि जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री किया या मॉडर्न हिस्ट्री किया, तो आप जानते हो कि हिस्ट्री में मैंने सिर्फ आपको हिस्ट्री पढ़ाया नहीं, आई हैव डन सम सॉर्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्टिंग। हमने पैराडाइम शिफ्टिंग किया है, मतलब कि हिस्ट्री के क्षेत्र में और हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने के क्षेत्र में आई हैव डन सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशन, यू नो। तो हमने इसमें एक बहुत बड़ा इनोवेशन लाया है। तो आप कहोगे भाई कल्चर हम कैसे लेने जा रहे हैं? तो कल्चर भी जैसे नॉर्मली लोग लेते हैं, क्या तरीका होता है। आज मैंने एक मैटर आपको भेजा है, देखिए। पहले मैं आपको मैटर दिखा दूं। आज जो मैंने आपको मैटर भेजा, अंकुर अभी इन लोगों ने डाउनलोड तो नहीं किया होगा हमारे मैटर को, जहां तक हमें ध्यान है। प्लीज इन्फॉर्म मी माय फ्रेंड्स कि कल्चर पर आज कल्चर की तैयारी कैसे करें, मतलब भारतीय संस्कृति की तैयारी कैसे करें, इस पर मैंने आपको एक अध्ययन सामग्री भेजी है। आई हैव सेंट टू द मैटर। वेबसाइट वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी प्लीज आप लोग कनेक्ट रहो और आप लोग अपना रिस्पॉन्स बताते चलो। वैष्णवी त्रिपाठी वेबसाइट से आपने किया है सर, पर पढ़ा नहीं। यस, ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देखिए, आज हमने जो आपको इस मैटर को तो लगाया है मिस्टर अंकुर आपने। देखिए, तो वैसे आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको, अरे कहाँ है मैटर? वही मैटर ही चल रहा है। ओके, देखिए हम आपको बताते हैं, जस्ट 1 मिनट। मैंने यहीं से आपको मैटर भेजा है, थोड़ा सा आपको इसे परिचय करा दूं। प्रिय अभ्यर्थियों, भारतीय संस्कृति का अध्ययन अत्यधिक रुचिकर हो सकता है। मैंने पहले एड्रेस करते हुए आपको यही बताया है, परंतु इसके अध्ययन का तरीका उचित होना चाहिए। अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया एक बहुत सामान्य प्रश्न है कि संस्कृति के अध्ययन के लिए किस एक पुस्तक को आधार बनाया जाए। मतलब ये प्रश्न जब आप करोगे कि हम संस्कृति के अध्ययन के लिए कौन सी एक पुस्तक का आधार बनाए, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर कोई एक बुक ऐसी नहीं लिखी गई है जिस बुक को लेने के बाद हम ऐसा कहें कि वो फुल प्रूफ बुक है और उसको पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नहीं, एक भी बुक नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, हालांकि उस बुक को आप मत पढ़ना, मत ट्राई करना, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू कि एक बुक ऐसा है जो भारतीय संस्कृति पर अब तक का क्लासिकल बुक माना जाता है। वो बुक है A.L. बैशम का अद्भुत भारत। वास्तव में अद्भुत पुस्तक भी है, लेकिन उसमें थोड़ा जो आपका
इंग्लिश जो ओरिजिनली एल बैशम का लिखा हुआ है वो थोड़ा सा सुपर्ब है, लेकिन जो हिंदी वाली बुक है उसी का अद्भुत भारत, और इंग्लिश में उसका जो ओरिजिनल वर्जन है द वंडर दैट वाज इंडिया, वो ओरिजिनल बुक है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो उसके साथ कोई जस्टिस नहीं किया है। उसका फोंट वोट भी राइटिंग का थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है। खैर एनीवे, लेकिन फिर भी वो अच्छी बुक है। अन्यथा हमें कोई ऐसी बुक, आपको बाकी जितना है वो गाइड बुक है, और गाइड बुक से तो मैं इसलिए परहेज करता हूं कि गाइड बुक बहुत सारा फैक्ट्स डाल देता है, और बहुत ज्यादा फैक्ट्स होने से फिर पढ़ने का मजा भी किल हो जाता है। फिर एक बर्डन भी, दिमाग पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि इतनी चीजें याद कैसे रखूं। तो मुझे लगता है कि आज के अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या है फैक्ट्स। अगर हम फैक्ट्स को तरीका के हिसाब से नहीं लेते हैं तो फैक्ट्स हमारे दिमाग में बहुत कष्ट पहुंचाने जा रहा है। और फैक्ट्स हम कितने तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे उसका हम आपको एक मॉडल बता देंगे। थोड़ा सा इसको मैं पढ़ के बता दूं। परंतु इस प्रकार की कोई एक पुस्तक बताए जाने पर अभ्यर्थियों को दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना होगा। एक, प्रथम, इस प्रकार की कोई पुस्तक जो मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा में संस्कृति के दायरे में आने वाले प्रश्नों को समेट सके उपलब्ध नहीं है। दूसरे, संबंधित पुस्तक के सहारे अभ्यर्थी साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि पर प्रचुरता से तथ्यों का संकलन शुरू कर देंगे, और चूंकि उन तथ्यों के बीच तारतम्यता नहीं स्थापित कर पाएंगे, इसलिए जितनी शीघ्रता से वो तथ्य उसके स्मरण कोश में आएंगे उससे भी अधिक शीघ्रता से वो तथ्य समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए, जो मैं चाह रहा था वो तो तुमने भेजा ही नहीं। खैर एनीवे, माय पॉइंट इज सिलेबस दिया है। कहाँ है, वेयर इज सिलेबस? अच्छा ये तो सिलेबस है। खैर चलो, सिलेबस पर हम बाद में आएंगे। हम वो एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न का चेंज पढ़ रहे थे तो उसको बता रहे थे। तो ये मैंने जस्ट आपको पढ़ के बताया। आज आप लोग घर जाइएगा तो आज रात में, क्योंकि कल फिर आपके पास टाइम नहीं है, कल मैं दूसरी अध्ययन सामग्री आपको भेजूंगा। तो कल मैं दूसरी अध्ययन सामग्री भेजने वाला हूं, इसलिए जब आप लोग घर जाएंगे तो घर जाके आज से लेकर कल सवेरे तक 5 पेज की मेरी अध्ययन सामग्री होगी। जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूं 5 या 6 पेज होगा। तो 5 या 6 पेज की मेरी अध्ययन सामग्री होगी। उसको मटेरियल, स्टडी मटेरियल को आज आप पढ़ लेंगे। यू हैव टू मेक स्टडी। और कल फिर 12 बजे आप मेरे पहला, क्योंकि कल मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो आप मेरे पहले टॉपिक का इंतजार करेंगे। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूं कि एक इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फार्मूला बताया था, वर्ल्ड हिस्ट्री में फार्मूला बताया था कि कैसे हम चेंजेज को पढ़ते हैं। तो फिर आइए हम आपको बताते हैं। कुछ बच्चे नितिन सिंघानिया के बारे में देखो, फैक्चुअल बुक है, और जब मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, जैसे आज वर्ल्ड हिस्ट्री का स्ट्रक्चर आपका बन गया, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्रक्चर बन गया। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, बन गया ना। मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्रक्चर बन गया ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का स्ट्रक्चर बन गया ना। ओके, अभी आपका कल्चर का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। आप अगर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो तरीका ही, जो बुक ऑथर है वो बच्चों को समझाने वाला तरीका नहीं होता है, बल्कि वो तरीका होता है कि एक साथ हम बहुत सारा तथ्य ला के एक जगह पर रख दो। तो आप एक फ्रेशर हो, अभी आपने कल्चर का एबीसी आपको ज्ञान नहीं है, और अचानक से आप इतने त्योहार, इतने स्थापत्य, इतने मूर्ति कला, ये सब आप लेते जाओगे और देखते जाओगे तो वो आपके फैक्ट्स को बढ़ाता जाएगा। पहले आप मेरे स्कीम को समझो कि क्या हमें करना है, उसके बाद कोई भी बुक आप उसके बाद जो चाहो आप इस्तेमाल करो, लेकिन पहले मुझे स्ट्रक्चर बना लेने दो। देखो, हमें चेंज की समझ चाहिए। ओके, चेंज की समझ। अब चेंज की समझ चाहिए तो हम इतिहास को कैसे करते हैं बताइए। जैसे हमें जो पढ़ना है वो है प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकाल, मिडिवल हिस्ट्री, तथा आधुनिक
कालीन संस्कृति, पूरे आधुनिक काल नहीं, केवल आधुनिक कालीन संस्कृति, मॉडर्न कल्चर। अब मॉडर्न कल्चर क्यों, तो मैं आपको बताता हूं। जब तक मॉडर्न कल्चर की समझ नहीं होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, जैसे देखिए, अगर आप ये नहीं होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मॉडर्न के बिना नहीं कर पाओगे। जस्ट 1 मिनट, देखिए, ये आपको कल्चर पार्ट से ही क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ये क्वेश्चन आपका 150 शब्द 2019 में पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। दूसरा आपका है कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। मैंने 150 शब्द का है, 2019 में पूछा है कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। ओके, अच्छा, सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द का क्वेश्चन है। ये देखिए, आपके कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आप, तो आपके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि विदाउट आपको, अगर जब तक मॉडर्न हिस्ट्री की भी थोड़ी सी मॉडर्न कल्चर की समझ नहीं होगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मुख्य परीक्षा की बात बता रहा हूं। तो चलिए मैं आपको अब लाता हूं मुख्य मुद्दे पर, जहां प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कवर कर रहा था वहां के। तो अब ये हो गया आधुनिक मध्यकालीन संस्कृति। तो अब हमें इसको कैसे पढ़ना है उसको देखिए, हमें इसको पढ़ने का मैं आपको बहुत ही नायाब तरीका बताता हूं कि हमें पढ़ना है कि यहां पर पहले आप लोग एक सेंटेंस को, इसको आप बिल्कुल ही, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ फार्मूला बताया, वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया, तो मैं जो इसमें बता रहा हूं एंशिएंट मेडिवल में, इस फार्मूला को आप फॉलो करिएगा और ब्लाइंडली फॉलो करिएगा और देखिएगा इससे आपको कितना फायदा हुआ। जैसे आप एक परिभाषा लिख लीजिए कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। ये मैंने हिंदी में कहा, अगर इंग्लिश वाले कोई होंगे तो उसको ऐसे नोट डाउन करना कि टू स्टडी हिस्ट्री मीन्स टू अंडरलाइन द फोर्सेस ऑफ चेंजेज एंड दोज ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इतिहास का अध्ययन क्या है, तो आप कहोगे इतिहास का अध्ययन यार तथ्य नहीं है, तथ्यों का संग्रह तो हरगिज इतिहास का अध्ययन नहीं है। तो आप पूछेंगे भाई ये तथ्य क्या है, तो उदाहरण है। जो तथ्य है वो उदाहरण है, जिसको आप फैक्ट्स बोलते हो, इतिहास में वो उदाहरण है, वही मैं आगे सिद्ध करता हूं। तो इसका अध्ययन करना है। अब देखिए, अब अध्ययन करना है तो उसके लिए हम कैसे इसको डिवाइड करें, कैसे इस अध्ययन को करें। तो इसका हमने एक तरीका, फार्मूला जो हमें अपनाना है उसको देखिए। यह है, पहले हम पूरी हिस्ट्री को, जहां तक हमें अध्ययन करना है उसको हम बांट लेते हैं। पहले हम करते हैं खंड 1। तो खंड 1 में मैं इतने टॉपिक को मैं खंड 1 में पार्ट 1 में मैं इतना टॉपिक आपका ईयर मार्क करने जा रहा हूं। पार्ट 1 में हम सबसे पहले पार्ट 1 में करेंगे पूरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। आप लोग अगर देखना चाहो तो इसको मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड। देखो जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो लाखों वर्ष पहले से शुरू होकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक रहता है, 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 BC। और जो मध्य पाषाण काल है मेजोलिथिक पीरियड, वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 6,000 ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व तक रहता है। फिर आता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। यह आता है नियोलिथिक पीरियड। और नियोलिथिक पीरियड लगभग 6,000 ईसा पूर्व से, स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 BC ऑनवर्ड्स। सो दैट इज द पीरियड ऑफ, दैट इज नियोलिथिक पीरियड। एंड नियोलिथिक पीरियड के बाद देन यू कम्स टू द टॉपिक ताम्रपाषाण काल, कैलकोलिथिक पीरियड, और फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और फिर एक बार ताम्रपाषाण काल हम लिखेंगे। हालांकि इस ताम्रपाषाण काल को हम हटा सकते हैं, बाद में ही लिख सकते हैं। फिलहाल आपको आइडिया देने के लिए मैं कह रहा हूं कि इतने टॉपिक को हम पार्ट 1 में रखते हैं। तो आप कहोगे भाई इतने टॉपिक को पार्ट 1 में रखने की वजह क्या है? मतलब ये जो टॉपिक आपने पार्ट 1 में रखा है, व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट? तो इसका बेसिस यह है कि एक्चुअली वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। हम लोग इतिहास के इस खंड की जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वो इतिहास के इस खंड की जानकारी केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास साहित्य अवेलेबल नहीं है। ये सब मैं आपको जब सिलेबस शुरू करूंगा तो ये सब याद करवा दूंगा क्लास में। यू पीपल हैव टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। और जैसे आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने मेंस और पीटी दोनों का साथ साथ क्वेश्चन किया था, कल्चर वाले में भी हम मेंस का भी क्वेश्चन करेंगे। माने अब कल्चर केवल कहना उचित नहीं है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड कल्चर, वो तीनों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। तो अब ये वाला जो आपका पार्ट है, इसमें भी हम मेंस का भी पार्ट करेंगे और पीटी का भी। अब देखिए, अब हमें यहां अंडरलाइन करना है चेंज। तो तुम लोग यही टॉपिक को अगर पढ़ते हो, किसी बुक से पढ़ते हो, देखो अब कहोगे भाई ये टॉपिक का क्या है, तो प्रीलिम्स में तो देखो, प्रीलिम्स में मोटे तौर पर हड़प्पन सिविलाइजेशन और कैलकोलिथिक फेज से क्वेश्चन होता है। प्रीलिम्स में पैलियोलिथिक से, मेजोलिथिक से, नियोलिथिक से नहीं, के बाद मतलब प्राय क्वेश्चन नहीं होता है। अब रेयरली कोई एक आध पूछे, नहीं तो नहीं पूछते हैं। लेकिन पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, आपको याद होगा कि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कवर करवा रहे थे तो आपको पहले हमने एंशिएंट वर्ल्ड और मेडिवल वर्ल्ड बताया था। तो जब तक हम पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक आपको नहीं पढ़ा लेंगे, तब तक हम आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन समझा ही नहीं सकते। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं कि आसमान से गिरा है या जमीन फोड़ के निकला है, बल्कि इट वाज हैविंग अ वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियल बेसिस। और उसका मटेरियल बेसिस तैयार किया है पूरा पाषाण का, नवपाषाण का, विशेष कर नवपाषाण काल ने। तो यहां पर आते हैं। दूसरी बात है कि मेंस में आपका एक मेजोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल से आपका क्वेश्चन पूछा है 2015 में, 2015 यूपीएससी में। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेंस में एक क्वेश्चन पूछा है आपका 2014 में, 2014 में। तो 2014-15 में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब है कि इस पार्ट से भी क्वेश्चन वो पूछेंगे। अब इसमें हम चेंज को कैसे करेंगे, देखो इसमें हमने फार्मूला जो कल यही पार्ट हम शुरू करेंगे, तो इसमें हमारा फार्मूला क्या होगा चेंज को समझने का? तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इंग्लिश में बोल देता हूं
क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखने में जगह भी कमी पड़ जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज पहले, नहीं सॉरी, थोड़ा करेक्शन करना होगा। पहले हम देंगे जलवायु संबंधी परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज। जलवायु संबंधी परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जलवायु संबंधी परिवर्तन, दूसरा तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, और फिर आर्थिक परिवर्तन। इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिक चेंज, और इसको इकोनॉमिक चेंज करना ठीक नहीं, इसको हम ऐसा नाम देंगे, एक अलग नाम देंगे, जीविकोपार्जन संबंधी परिवर्तन, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन संबंधी परिवर्तन। तो जो जीविकोपार्जन संबंधी परिवर्तन है, इसको कहेंगे चेंज इन लाइवलीहुड। जीविकोपार्जन संबंधी परिवर्तन मतलब चेंज इन लाइवलीहुड। उसका आगे आ जाएगा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन का जब हम, एक मिनट, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन पर नजर डालेंगे तो जो एक्चुअली चेंज इन सोशल रिलेशंस, और तब सबसे लास्ट में सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। चेंज इन कल्चरल अप्रोच और चेंज इन कल्चरल एटीट्यूड। तो जो लास्ट वन है, उस लास्ट वन को हम लोग कहेंगे चेंज इन कल्चरल एटीट्यूड। अच्छा, नहीं दिख रहा अभी बच्चे, मैं आपको समझा रहा हूं, ये पार्ट मैं कल शुरू करूंगा। आज मैं तरीका बता रहा हूं और तब तुम लोग लास्ट में ओके करना, क्योंकि तुम तो बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा मेथड समझ चुके, वर्ल्ड हिस्ट्री में आज कल्चर में मेथड समझाना है। एंशिएंट और मेडिवल कल्चर का पार्ट हम लोग कैसे कवर करेंगे बाद में, मैं बुक के बारे में बाद में बताता हूं। अभी पहले मेरा मेथड समझो ना तुम लोग। देखो, दिमाग को शांत करके एक बात बताओ, मैंने जब तुमको मॉडर्न पढ़ाया तो सारी चीज डिटेल्स में पढ़ाया, वर्ल्ड पढ़ाया तो डिटेल्स में पढ़ाया, तुम्हारे सारे जो कंफ्यूजन है दूर हो गए। तो हम कल्चर में ऐसा नहीं कि मैं इसको करके भागा जा रहा हूं, मैं लास्ट में तुम से छुट्टी लेके जाऊंगा और तुम्हारा क्लास ये 1 घंटे 20 मिनट का नहीं है, 2 आवर्स का क्लास है। अब नाउ योर क्लास द ड्यूरेशन हैज बीन ऑफ 2 आवर्स, मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 6:30 to 8:30। सो यू पीपल हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस होइए। तारतम्यता का क्या मतलब? तारतम्यता का मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता मतलब एक से दूसरे में निरंतरता। तो मतलब इस मेथड में अब हम लोग क्या करेंगे बड़ी आसानी से, जैसे पूरा पाषाण काल, तो पहले पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे जलवायु का क्या, क्लाइमेट का क्या सिचुएशन था, लोगों का टेक्नोलॉजी लोग कैसा यूज करते थे, लोग का लाइवलीहुड कैसा था, जीविकोपार्जन कैसा चल रहा था, उनके सामाजिक संबंध के फीचर क्या थे, उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसे थे, कल्चरल अप्रोच क्या था। फिर वहां से हम लोग दूसरा में आ जाएंगे कि जब हम पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आते हैं, पेरोलिथिक से मेजोलिथिक में आते हैं, तो क्लाइमेटिक चेंज हुआ कि नहीं हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या हुआ, लाइवलीहुड में क्या चेंज हुआ, सोशल रिलेशंस में क्या चेंज हुआ, और कल्चरल एटीट्यूड में क्या चेंज हुआ। वहां से फिर हम न्यूलिथिक में आए। तो पहले न्यूलिथिक का तो ज्योग्राफिकल प्रसार तो हम देख ही लेंगे, वो तो आपको एक बार बता देंगे। और फिर जब न्यूलिथिक में आए तो न्यूलिथिक में कैसे ये चेंज हुआ,
फिर कैसे दूसरा चेंज हुआ, फिर कैसे तीसरा चेंज हुआ। तो वैसे ही करते करते ये पूरा एरिया जब हम कवर कर लेंगे तो माय स्टूडेंट्स, यू पीपल विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि आपके दिमाग में बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि हम पूरा पाषाण काल से जब ताम्र पाषाण काल तक आए, कैलकोलिथिक पीरियड तक आए, तो कैसे परिवर्तित हुआ इंसान ने अपने जीविकोपार्जन कैसे डेवलप किया, अपने सोशल रिलेशंस को कैसे डेवलप किया, उनका कल्चरल अप्रोच कैसे चेंज होता चला गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्लियर हो जाएगी। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मतलब हम आपको कोई ऐसी जादू की छड़ी दे देंगे जिससे आपको ध्यान हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना सिस्टमेटाइज कर दूंगा कि एक अगर आपको याद आएगा पूरा पाषाण काल तो मध्य पाषाण काल भी याद आएगा, अगर आपको मेजोलिथिक याद आएगा तो नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल भी याद आएगा। नवपाषाण याद करने के बाद तब आप ताम्रपाषाण काल पर आओगे और ताम्रपाषाण काल से मैंने एक से दूसरा का लिंक में बना दूंगा। ओके, अब जब ये पार्ट आपका हो जाएगा तब हम लोग रखेंगे पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 2 में देखिए, अब पार्ट 2 में हमारा फार्मूला बदल गया। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 में आपके जो टॉपिक आ रहे हैं वो कौन से टॉपिक आ रहे हैं? तो वो टॉपिक आ रहे हैं आपके वैदिक काल, वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड इसका टाइम पीरियड है। वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड होगा वो वैदिक काल का टाइम पीरियड होगा, वो होगा लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर वैदिक काल से आपका आ जाएगा बुद्ध काल या महाजनपद काल, बुद्धा एज, इसको महाजनपद काल भी बोलते हैं, बुद्धा एज। ये 600 BC 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व तक आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा मौर्य काल, मौर्य पीरियड, और मौर्य पीरियड में आपको 400 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, सॉरी इको हमने मौर्य पीरियड का आपका टाइम पीरियड है 400 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, मौर्य काल। एंड मौर्य काल के बाद फिर आपका आता है मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड। इसका है 200 ईसा पूर्व से, ईस्वी में आ गए इसमें 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 CE मतलब 300 ईस्वी। और फिर उसके बाद आपका आ गया गुप्त काल, गुप्ता पीरियड, ये आ गया 300 CE। अब हम लोग ईस्वी के बाद चल रहे हैं। गुप्ता पीरियड 300 CE टू 600 CE। उसके बाद आपका आ गया गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड यू नो। एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपका आ गया पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो जब आप पोस्ट गुप्ता पीरियड पर आ गए तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में तब आप आ गए 600 CE से 750 CE। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट यही समाप्त होता है, एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा। ओके, यहीं पर मैं नहीं रुकूंगा। मैं अब इसमें एक दूसरा तरीका, मतलब गुप्तोत्तर काल के बाद मैं एक एज और जोड़ूंगा और ये होगा पूर्व मध्य काल। कहोगे भाई पूर्व मध्य काल में क्यों जोड़ रहा हूं? तो इन जो चेंजेज आप वैदिक पीरियड से लेकर आप पोस्ट गुप्ता पीरियड तक जो चेंजेज आप समझते आ रहे हो, ओके, तो जो चेंजेज आप समझते आ रहे हो, मतलब चेंज आप जो समझते आ रहे हो, तो वो चेंजेज से ही जुड़ा हुआ अर्ली मिडिवल एज है। मतलब वो जो पीछे परिवर्तन आपने देखा है, जो पीछे परिवर्तन आपने सोचा है, उन परिवर्तनों से ये अलग नहीं है। जो परिवर्तन पीछे आपने देखा है उसी परिवर्तन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो अर्ली मिडिवल एज है उसका टाइम पीरियड अर्ली मिडिवल एज का टाइम पीरियड आता है 750 टू, इसका जो टाइम पीरियड है अर्ली मिडिवल एज का वो 750 से लेकर 1200 तक है।
मतलब 1200 पीरियड का टाइम है। तो आप कहोगे कि भाई पहला पार्ट आपने बनाया था पूरा पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल यानी कैलकोलिथिक पीरियड, और दूसरा पार्ट बनाया वैदिक पीरियड से लेकर अर्ली मिडिवल एज। तो ये बांटने की बेसिस क्या है? तो देखो माय स्टूडेंट्स, पहला पार्ट में हमारे पास जो उसमें स्टडी का सोर्स था वो एक ही था, एंड द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ स्टडी वाज सिंपली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लेकिन जो ये पार्ट आप देख रहे हो इसमें हमें स्टडी का सोर्स बदल गया है और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ प्लस लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ लिटरेरी सोर्स है, यानी साहित्यिक स्रोत। मतलब हमारे पास पहले पुरातात्विक साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साहित्यिक ग्रंथ है, उस आधार पर भी इस काल का स्टडी करते हैं। तो ये दूसरा वाला पार्ट हमारा हो गया। ओके, अब देखिए आपको मैं बताता हूं, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम चेंज कैसे देखेंगे। जैसे पहले वाला में तो मैंने तकनीकी परिवर्तन वगैरह वगैरह कहा, इसमें हमको चेंज कैसे देखना है या कैसे समझना है। देखो इसमें चेंज यानी परिवर्तन हम ऐसा करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले राजनीतिक, पहला क्षेत्र हम राजनीतिक लेंगे यानी पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल में इसको दो पार्ट में बांटना है। एक पार्ट होगा भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार में जैसे ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है या आप कह सकते हो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, इसमें हम लोग पॉलिटिकल में पहले करेंगे राज्य, साम्राज्य, राजवंश एवं शासक। मतलब स्टेट, एम्पायर, डायनेस्टी एंड द रूलर, ये हमारा एक पार्ट होगा। दूसरा होगा इसमें प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो हमारा प्रशासन होगा, ये प्रशासन मतलब हम राजनीतिक में हम लोग दो खंड लेकर चलेंगे, एक राज्य, साम्राज्य, राजवंश और शासक। मतलब भौगोलिक विस्तार, कैसे राज्य बनता है तो कैसे साम्राज्य बनता है, साम्राज्य के बाद कैसे ये राजवंश है, राजवंश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक हैं, आपको याद होगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे पहले वाले, और दूसरे वाले में प्रशासन को लेंगे। तो ये दो पार्ट को अगर हमने ले लिया तो हमारा राजनीतिक पार्ट हो गया। ओके, अब जब राजनीतिक पार्ट हमारा हो गया तो अब नेक्स्ट वन हमारा आता है, इसमें नेक्स्ट में हम लेंगे आर्थिक माने इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में हमारा क्या होगा, इसमें होगा कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि माने एग्रीकल्चर, शिल्प एवं उद्योग, एग्रीकल्चर, शिल्प एवं उद्योग, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। मतलब एग्रीकल्चर भी इसमें होगा, शिल्प एवं उद्योग, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, और क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री कॉमा व्यापार, ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेड, एंड मुद्रा मनी इकोनॉमी, मुद्रा यानी मनी, और नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। इतना एरिया हम लोग इकोनॉमी में पकड़ेंगे, इकोनॉमी में हम लोग इतना एरिया पकड़ेंगे, समझ गए। और फिर हम लोग आ जाएंगे समाज में, सोसाइटी में हमारा होगा वर्ण एवं जाति, वर्ण एवं कास्ट, वर्ण एवं जाति। ओके, और वर्ण एवं जाति, फिर महिलाओं यानी विमेन, महिलाओं, शूद्रों एवं अछूतों की दशा, अछूतों की दशा। वर्ण एवं जाति, महिलाओं, शूद्रों एवं अछूतों की दशा। मतलब कंडीशन ऑफ विमेन, मतलब
अब वही करेंगे, वर्ण एवं जाति, सॉरी वर्ना एंड कास्ट, कंडीशन ऑफ वुमेन, शूद्राज एंड अनटचेबल्स। इतना हमको सोसाइटी में लेना है। अब हमें लेना है संस्कृति, कल्चर, कल्चर। ओके, अब कल्चर में कई चीजें आ जाती है, जैसे कल्चर में हमारा आएगा धर्म एवं दर्शन, रिलीजन एंड फिलॉसफी, पहला धर्म एवं दर्शन। फिर भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य का मतलब लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब भाषा एवं साहित्य हुआ, उसके बाद यानी धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, और भाषा एवं साहित्य के बाद कला, आर्ट। अब कला में बहुत सारा है, आर्किटेक्चर हम लोग रखेंगे, यानी आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, स्कल्पचर मतलब स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, सभी इसमें रखना है, एवरीथिंग। तो ये हो गया कला। और कला के बाद तब हम लोग एक और ले लेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतना पार्ट हमारे कल्चर में। अब मैं स्टूडेंट्स, अब मुझे ये कहना है कि कोई भी स्टूडेंट्स, क्या टेम्परेचर है? 25 कर। तो कोई भी स्टूडेंट है, वह अगर पढ़ने के क्रम में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, कि ये इतनी जितने सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर, तो कल्चर तो हमारा बस लास्ट है, बाकी हमारा पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक एंड सोशल है। तो अगर अकेला मुझे कल्चर पढ़ना होता तो मैं केवल नीचे वाले को पढ़ के काम चला लेता, हमको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल से मतलब ही नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल का पार्ट हम कंपल्सरीली करना चाहिए हमें। इसलिए हमने कहा कि एंशिएंट और मिडिवल, पूरे एंशिएंट और मिडिवल को कल्चर से जोड़कर पढ़ना हम लोगों के लिए बुद्धिमानी है, समझदारी है। क्यों? क्योंकि इसके दो फायदे हमें होंगे। एक तो यह होगा कि प्रीलिम्स में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल से भी क्वेश्चन होंगे, वो केवल कल्चर तक ही लिमिट नहीं रहेगा। हाँ, कल्चर से ज्यादा हो सकता है, परंतु उधर से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और प्रीलिम्स में जहां एक ही क्वेश्चन के लिए मारामारी हो रही हो, वहां हम इतना ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते, नंबर 1। नंबर 2 कि मेरा मानना है, जो आगे आप भी मानोगे, अभी तो आप लोगों के दिमाग में ये बुक पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, अभी आपको लगता है मैं पढ़ लूं, लेकिन आप लोगों को तो नहीं लगना चाहिए। अब आई डोंट नो कि आप लोग पीछे, आप में से मॉडर्न और वर्ल्ड। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कोई ऐसे भी हो जो केवल कल्चर में हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो हम उनको भी एड्रेस कर देते हैं। वो तरीका बिल्कुल आराम से हम आपको समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा तरीका ही इतना सुगम है कि कोई भी इसको, इसलिए थोड़ा सा वेबसाइट और जो दोनों है वहां से थोड़ा हमको इन्फॉर्म करो कि आप, ऐसा है कि कल्चर से आप शुरू कर रहे हो। कुछ कहने की, यस यश, अच्छा अच्छा। तो जो कल्चर से भी शुरू करो तो कोई बात नहीं, मैं आपको फार्मूला समझा देता हूं। ये फार्मूला इतना सुगम है। तो अब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल करने के बाद कल्चर का विजन खुलेगा। जैसे मैंने क्या कहा, आधी खुली खिड़की से और घूंघट की ओर से हम बाहर का संसार देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर हमारी खिड़की खुलेगी, घूंघट हट जाएगा, तो बाहर का संसार बहुत ही स्पष्ट और क्लियर नजर आएगा। वही बात कल्चर का है कि कल्चर देखो, अब कल्चर के लिए, अब जैसे स्थापत्य कला है, आप ही बताओ, राजवंश के द्वारा उसको डायनेस्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल डायनेस्टी उसको पैट्रोनाइज करता है, मर्केंटाइल क्लास उसको पैट्रोनाइज करता है। रिलीजन है तो रिलीजन जो धर्म है उसका संबंध सोसाइटी से होता है, उसका संबंध इकोनॉमी से होता है, उसका संबंध राजनीति से होता है। कई कई राजवंश भी, अब जैसे अशोका है, ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ डायनेस्टी बट ही पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। कनिष्का पैट्रोनाइज बुद्धिज्म।
कनिष्का ने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, तो राजवंश के द्वारा भी धर्म को संरक्षण मिलता है, राजवंश के द्वारा भी कला को संरक्षण मिलता है। तो इन सब के बीच बड़ा ही इंटीमेट रिलेशनशिप है, बहुत गहरा संबंध होता है। हम इसको अलग अलग पार्ट में बांट के नहीं देख सकते हैं। सो माय स्टूडेंट्स, इसलिए हम सबको समग्रता से देखेंगे। अब देखो, अब हमारा फार्मूला इसमें क्या होगा जो सुटेबल होगा। जैसे वैदिक काल, हमने, अब मेंटली अलर्ट हो, अब मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे वैदिक काल है तो हम ऐसे टॉपिक लेंगे, जैसे वैदिक पीरियड है तो पहले हम लोग उसको टारगेट करेंगे कि जैसे कोई भी राजनीतिक इतिहास है तो राजनीतिक इतिहास को हम, जैसे कोई मैप लिया, मान लीजिए यही मैप है तो हमने उसको मैप में लिया, ओके। तो मैप में जब हम उसको कवर करते हैं, मैप में उसको लेते हैं, तो हमें उसमें रेखांकित करना है। पहले एक मिनट, इसको थोड़ा मैं और इंडिकेट कर दूं। अब देखिए, एक चीज इंडिकेट कर देता हूं मैं, फिर इस पर आता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि चेंज हमको अंडरलाइन करना है, तो चेंज अंडरलाइन करते हुए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा कि चेंज, जब आप चेंज को रेखांकित करोगे, परिवर्तन को, तो आपको 2 डायग्राम फॉलो करना है। जैसे एक डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1 है, इसको आप मान के चलिए डायग्राम नंबर 1 है। नंबर 1, इस डायग्राम में क्या है, 4 सर्कल हम बनाए, 4 सर्कल बनाए। तो सबसे बाहरी सर्कल को हमने मान लिया राजनीतिक, पॉलिटिकल। उसके अंदर जो सर्कल है उसको मान लिया इकोनॉमिक। उसके अंदर जो सर्कल है उसको मान लिया सोशल। उसके अंदर जो सर्कल है उसको मान लिया कल्चरल, सांस्कृतिक। तो अब ये डायग्राम नंबर 1 यह बताएगा कि जब परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ चेंज वाज गोइंग ऑन, तो पॉलिटिकल चेंज वाज गोइंग टू बी टू फास्ट। जब हमें परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है तो परिवर्तन की प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल चेंज है, जो राजनीतिक परिवर्तन है, वो बहुत तेजी से होता है। आप देखोगे राज्य बनेगा, फिर साम्राज्य आ जाएगा, साम्राज्य टूटेगा, फिर राज्य आ जाएगा, यह राजवंश आएगा, वह राजवंश जाएगा। उसके अंदर वाला सर्कल है इकोनॉमिक चेंज। तो पॉलिटिकल चेंज के बाद जब आप इकोनॉमिक चेंज देखते हो, तब आपको पता चलता है कि राजनीतिक परिवर्तन की तुलना में आर्थिक परिवर्तन कम होता है। राजनीतिक परिवर्तन की तुलना में आर्थिक परिवर्तन धीमा होता है। इट वॉज गोइंग टू बी स्लो, मैंने उसकी तुलना में यह धीमा होता है आर्थिक परिवर्तन। तो ये थोड़ा कम चेंज होता है। और जब आर्थिक परिवर्तन से आप सामाजिक परिवर्तन पर आओगे तो और धीमा होता है। तो फिर जो वर्ण है, वर्ण से जाति बनती है, और जाति और वर्ण का जो इतिहास में परिवर्तन है, परिवर्तन उतनी तेजी गति से नहीं होता है जितनी तेजी गति से राजवंश का होता है। महिलाओं की दशा है, शूद्रों और अछूतों की दशा है, ओके। अब उसके बाद जब तुम सांस्कृतिक पर आते हो तो सांस्कृतिक चेंज सबसे धीमा होता है। कल्चरल चेंज वॉज गोइंग टू बी स्लोएस्ट, उससे धीमा कोई नहीं। दैट्स व्हाई यू नो कि इवन टुडे, अब सपोज यू कैन से कि द supremacy of Brahmanas was established in the past, but the supremacy of Brahmanas is still followed. Supremacy of Brahmanas is still, you can say, viewed and still given priority by large section of people. मतलब जो पहले ब्राह्मणों की श्रेष्ठता वैदिक पीरियड में स्थापित हुई, वो आज तक कोई ना कोई रूप में चली आ रही है। ये हमारी है संस्कृति, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है वो बहुत कम परिवर्तित होता है। तो आई थिंक कि आर यू क्लियर, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे। तो ये एक डायग्राम ये बोलता है, और एक दूसरा डायग्राम यही डायग्राम है। देखो, अब इसी को हम डायग्राम नंबर 2 भी बना दिए। कहोगे कैसे? तो हम उन 4 सर्कल से हमको मतलब है, लेकिन 4 सर्कल का हम नाम बदल देंगे। जैसे ऊपर वाले को हम राजनीतिक, पॉलिटिकल, उसके नीचे वाले को हम इकोनॉमिक, यानी उसके पॉलिटिकल, उसके नीचे वाले को सोशल, उसके नीचे वाले को कल्चरल, और सबसे नीचे वाले को इकोनॉमिक बना देंगे, इकोनॉमिक। तो ये जो डायग्राम है ये बताएगा कि सबसे पहले इकोनॉमिक चेंज होता है, जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों को बताया था, याद होगा।
जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो राजनीतिक परिवर्तन भी होता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता है और सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है। ओके, तो आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को दिशा देता है, और फिर जब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो आर्थिक परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप बताइए जो बौद्ध पंथ का उद्भव हुआ, तो क्या बौद्ध पंथ के उद्भव का संबंध आप मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार और द्वितीय नगरीकरण से जोड़ पा रहे हो या नहीं? क्योंकि वो एरिया अभी आपका पढ़ा हुआ नहीं है। जब एक बार आप उस एरिया को पढ़ लोगे तो देखोगे कि मध्य गंगा घाटी में जो कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ और कृषि अधिशेष हुआ, in middle Gangetic basin there was the agrarian surplus that led to the multiplication of crafts, the rise of money economy and finally second urbanization। जब उसमें यह हुआ तो फिर वहां पर आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर जो अधिशेष हुआ, जो एग्रेरियन सरप्लस आया, वो एग्रेरियन सरप्लस ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कास्ट को संभव बनाया। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कास्ट है, फिर ट्रेड है, और ट्रेड ने फाइनली अर्बनाइजेशन को प्रोत्साहन दी। तो ये जो अर्बन इकोनॉमी आई, तो अर्बन इकोनॉमी ने बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस तरह के विरोधी पंथों का रास्ता तैयार किया। जब इकोनॉमिक सरप्लस आया तो उससे राज्य निर्माण को प्रोत्साहन मिला, माने स्टेट फॉर्मेशन को। और जब इकोनॉमिक सरप्लस जैसे अब आया तो राज्य निर्माण हुआ, स्टेट फॉर्मेशन हुआ। और जो इकोनॉमिक सरप्लस आया वो बाकी क्षेत्रों में भी चेंज को प्रोत्साहन दिया। जैसे सोसाइटी में पहले की तुलना में डिवीजन बढ़ गया, धर्म के क्षेत्र में नए नए धार्मिक पंथों का उद्भव हुआ। इन सभी का परस्पर संबंध है। उसी तरह जब बौद्ध पंथ और जैन पंथ आया तो उसने अपने ढंग से इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया। अगर जैन और बौद्ध पंथ ने इकोनॉमी को प्रोत्साहन नहीं दिया होता, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया होता, तो फिर व्यापारी वर्ग का समर्थन बौद्ध और जैन पंथ को नहीं मिला होता। तो मैं स्टूडेंट्स यहां पर मुझे केवल आपको मैसेज यह देना है कि जितना चेंजेज पर होगे वो चेंजेज एक दूसरे से सारे चेंजेज जुड़े हुए। इसलिए कल्चर भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल से अलग नहीं है। अगर कोई अकेला कल्चर पढ़ना चाहेगा तो उसको मजा नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए अगर हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री और कल्चर सबको आपस में जोड़कर पढ़ते हैं तो हमें उल्टा दोहरा फायदा है। इसलिए प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, ना एंशिएंट में ना मॉडर्न में, और वर्ल्ड में तो केवल मेंस ही मेंस है, तो उसमें कोई समस्या है ही नहीं। तो पहले आप इतना हमको एश्योर करिए, मिस्टर अंकुर पूछिए मेरे स्टूडेंट से, इतना तक अगर आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो यहां तक नहीं है, क्योंकि मैं इस वार्ता को आगे बढ़ाऊंगा और कुछ और चीजें भी सिद्ध करना चाहूंगा। यस, ओके है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को मजा कैसे आना है बताते हैं। देखिए, अब हम जब शुरू करेंगे तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर हमारा होगा राजनीतिक को पहले उठाएंगे, और राजनीतिक में हमारा होगा भौगोलिक विस्तार, राज्य, साम्राज्य, राजवंश और शासक। तो हम जो यहां पर पकड़ेंगे वो कैसे पकड़ेंगे, तो यहां पर राजनीतिक इतिहास के लिए इंडिया का मैप आपके पास होगा। पहले शुरू करेंगे वैदिक काल से। ओके, राजनीतिक इतिहास एक ही बार पूरा राजनीतिक इतिहास मतलब भौगोलिक विस्तार है, तो एक बार, चूंकि हमारा खंड 2 है, तो वैदिक काल से पकड़ेंगे और पूर्व मध्य काल तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो कैसे पहुंचेंगे देखिए, जैसे मैप होगा इंडिया का, तो ऋग्वैदिक आर्य मतलब वैदिक आर्य कहां से आए, कैसे आए, और कैसे कैसे भारत में ऋग्वेद में हमको वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में सूचना मिलती है। तो ऋग्वैदिक आर्य कहां से कहां तक फैले, इसकी सूचना हमें ऋग्वेद से मिलती है। उसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य में चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब है जो मूर्तियां वो यूज करते थे, जो पॉटरीज, उसके आधार पर हम उसको मृदभांड कहते हैं। तो मृदभांडों से हमें पॉटरीज से हमें सूचना मिलती है, माने उनके जो द्वारा यूज किए गए बर्तन हैं उससे, और मुख्य रूप से हमें ऋग्वेद से सूचना मिलती है कि वहां तक विस्तार किया। तो भौगोलिक विस्तार हो गया। अब भौगोलिक विस्तार किया तो केवल हम
वहां पर राज्य और विस्तार पर ही चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल में हम बताएंगे कि देखिए अब यहां से फैलते 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 यहां तक आ गए, इतने प्रमुख उसमें राजवंश थे, इतने कबीले थे, ये देखो कुरु राजवंश है, पांचाल राजवंश है। इसके बाद कैसे उत्तर वैदिक काल के अंत में सरयू नदी के किनारे कौशल, फिर वर्णवती नदी के किनारे काशी, और फिर गंडक यानी सदानीरा नदी के किनारे विदेह माधव के राज्य की स्थापना हुई। तो बुद्ध का वहां से बुद्ध काल में जब जाएंगे तो 16 महाजनपदों का विकास हुआ, उसमें महत्वपूर्ण राजा, महत्वपूर्ण शासक, मगध के शासक कैसे, और फिर 16 महाजनपद से कैसे इधर मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, उधर से कैसे इन्वेजन शुरू हुआ, पहले ईरानी आक्रमण, फिर सिकंदर का आक्रमण, कैसे मगध साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, बाहरी आक्रमणकारी की सीमा कैसे थी। तो शीशे की तरह आपके सामने पूरा राजनीतिक इतिहास साफ होता जाएगा। फिर हम आ जाएंगे मौर्य काल में कि मौर्य ने कैसे भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, किस किस मौर्य शासकों ने उसमें क्या क्या भूमिका निभाई, कहां से कहां तक वो साम्राज्य फैला हुआ था, और तब उसको करते हुए तब मौर्योत्तर काल में कैसे बहुराज्य व्यवस्था कायम हुई, अनेक राज्य स्थापित हुए। और ये सब हम जब डेली बेसिस पर आएंगे, जो हमको लगता है पॉलिटिकल हिस्ट्री में लगभग 3 दिन लगेगा, तो उस पॉलिटिकल हिस्ट्री में जब मैं दूसरा खंड कराऊंगा तब की बात बता रहा हूं, उसमें आपका वो इतना पच जाएगा कि आपको मैं डेली आऊंगा तो 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और वो 5 क्वेश्चन मेरे सामने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आप सॉल्व करते तो उसी तरह सॉल्व करोगे पीटी का। लेकिन मेंस का क्वेश्चन कल्चर, क्योंकि बाकी तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल में मेंस का नहीं है ना, तो उसमें केवल पीटी ही पीटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब कल्चर पर आएंगे तो मेंस और पीटी दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो वहां पर मतलब हम पहुंच जाएंगे। और फिर मौर्योत्तर से गुप्त काल, गुप्त ने का साम्राज्य कैसे, गुप्त से फिर गुप्तोत्तर में कैसे कैसे हुआ, कौन राजवंश आए, कौन महत्वपूर्ण शासक आए, क्या वहां से गुप्तोत्तर से फिर पूर्व मध्य काल में जैसे राजपूत एज है, और कैसे जो डिफरेंट राजपूता डायनेस्टी है, डिफरेंट रीजन्स में है, इंपॉर्टेंट शासक, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, तो ये सब कवर करते हुए, और जैसे मेरा तरीका है टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, तो डेली आप राजनीतिक इतिहास करोगे, घर पर जाकर उसको रिवाइज करोगे, और रिवाइज करके थोड़ा सोचोगे किस डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी, किस किंग के बाद कौन सा किंग, सोचोगे तो आपके दिमाग में तस्वीर बन जाएगी। और किसी के सामने अगर एक बार आप बोल जाओगे तो अपना उसके सामने उस बंदे का कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा कि भाई इसको इतनी क्लैरिटी है कि भाई किसके बाद कौन आया। ओके, अब इसको हुआ, जब ये हुआ, जब यहां पर हम उसको पूर्व मध्य काल तक आकर रोक देंगे। ओके, पूर्व मध्य काल तक आकर रोक देंगे, तब हम एक दूसरा थीम पकड़ेंगे, प्रशासन। अब प्रशासन में वैदिक काल, राजा की स्थिति, अधिकारियों का वर्ग, प्रशासन की इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कर प्रणाली, तो पहले ऋग्वैदिक काल में। अब उसके प्रशासन के 6 या 7 फीचर्स होंगे, वो पहले ऋग्वैदिक काल के लिए। अब हमारे सामने काम आसान हो गया, लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंज हुआ, तो प्रशासनिक क्षेत्र में चेंज बताते चले आएंगे। फिर लेटर वैदिक पीरियड के बाद बुद्धा एज में क्या चेंज हुआ, तो फिर कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना, कैसे मौर्य के समय एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर खड़ा होने की कोशिश हुई, सेंटर से लेकर नीचे तक कैसे प्रशासनिक इकाई है, कैसे अधिकारियों का वर्ग है। फिर मौर्य से पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य से गुप्ता, गुप्ता से पोस्ट गुप्ता, और पोस्ट गुप्ता से प्रशासन का अध्ययन करते हुए पूर्व मध्यकाल। तो उसी में आपको सामंतवाद का उद्भव भी जानने का मौका मिलेगा। और प्रशासन का तो मैं एक बताऊंगा, डायग्राम बना दूं तो ABC, ये देखो, ये वैदिक काल है, वैदिक पीरियड, ये मौर्य काल है, और ये पूर्व मध्य काल है। मतलब वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड एंड अर्ली मेडिवल पीरियड। और व्हेनेवर यू आर मूविंग फ्रॉम वैदिक पीरियड टू मौर्य पीरियड, तो आप वैदिक पीरियड से मौर्य पीरियड तक मुड़ते हुए आप महसूस करेंगे द एलिमेंट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जो परिवर्तन का तत्व है, वह वैदिक पीरियड से मौर्य पीरियड तक जो परिवर्तन का तत्व है, वो परिवर्तन का तत्व बढ़ता चला जाता है, वैदिक पीरियड टू मौर्य पीरियड। मतलब वैदिक पीरियड से जब मौर्य पीरियड में आओगे तो धीरे धीरे एक जनजातीय मतलब ट्राइबल है, अभी वो बिखरा हुआ है, वो धीरे धीरे केंद्रीयकरण बढ़ता जाएगा, और मौर्य तक जाकर केंद्रीयकरण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। फिर जब मौर्य से जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौर्योत्तर काल आएगा। तो मौर्य काल के बाद आप प्रशासनिक केंद्रीकरण का ह्रास होता जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन होता जाएगा। फिर मौर्योत्तर से आप
गुप्त में आओगे तो और डिसेंट्रलाइज दिखेगा। आप गुप्त से गुप्ततर में आओगे तो और भी सामंतवाद के लक्षण दिखने लगेंगे। और जब पूर्व मध्यकाल में आओगे तो फुल फ्लेजेड आप फ्यूडल स्ट्रक्चर देखोगे। फ्यूडल स्ट्रक्चर में राजा की स्थिति कमजोर है, अधिकारियों की संख्या कम है, राजा को उतने कर नहीं मिल पा रहे हैं, उसके पास कोई मजबूत अस्थायी सेना नहीं है। तो ये सब चीजें उसके फीचर्स के रूप में प्रशासन को उभर जाएगा। तो अब एक बार तुम आंख बंद करोगे और मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा ऐसा है कि वैदिक काल से आप सीधा शुरू करिए और वैदिक काल से शुरू करके आप हमें पूर्व मध्यकाल तक प्रशासन में की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को बताइए, तो एक ही बार में आप हमें बताते चले जाएंगे और घंटे भर या आधे घंटे में आप मुझे पूरा चेंज सुना सकेंगे, तब मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी पूरी हुई। उसी प्रकार से जब आप इसके बाद आप आएंगे इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में वैदिक पीरियड में कैसे पशु चारण अर्थव्यवस्था में कृषि की द्वितीय भूमिका है, शिल्प का कम भूमिका है, क्राफ्ट का, ट्रेड की कम भूमिका है, मनी इकोनॉमी का प्रयोग नहीं हुआ, रूरल इकोनॉमी है। लेटर वैदिक पीरियड में कैसे चेंज हुआ, लेटर वैदिक पीरियड से लेकर बुद्धा एज में कैसे चेंज हुआ। तो लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे इकोनॉमी स्टेब्लिश हुई, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ा, धातु में आयरन का प्रयोग शुरू हुआ। और फिर लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी एक्चुअली इकोनॉमी रूरल ही थी, ग्रामीण ही थी, लेकिन सरप्लस आना शुरू हुआ, व्यापार का थोड़ा ज्यादा विकास है, शिल्पों का ज्यादा विकास है। जब बुद्धा एज में आओगे तो सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण, मध्य गंगा घाटी में कृषि अधिशेष फैला हुआ, फिर उसके बाद शिल्पों का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, पहली बार आहत मुद्रा पंचमार्ट कॉइन्स आना शुरू हुआ, मनी इकोनॉमी। तो वहां से और मौर्य में आए तो और इकोनॉमी का क्या कहना है, कैसे मौर्योत्तर में कैसे सेकेंड अर्बनाइजेशन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, रोमन ट्रेड वहां से लेके। और उसी तरह से मौर्योत्तर में, गुप्तोत्तर में फिर कैसे अर्बन सेंटर का डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे अर्बन सेंटर का डिक्लाइन हुआ, कैसे लैंड ग्रांट्स के कारण एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे एक्सपेंड कर रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सीधे वैदिक काल से लेकर और पूर्व मध्य काल तक कैसे कैसे इकोनॉमी में चेंज हुआ, उसकी पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा और कॉन्सेप्ट के साथ जो फैक्ट्स रहेगा वही, कॉन्सेप्ट के साथ जो उदाहरण है वही फैक्ट्स है। जैसे आप कहते हो कि इसमें अधिकारियों की संख्या सीमित हुई, तो अमुक अमुक अधिकारी हैं, उनके ये दायित्व हैं, आप अगर वही याद रखते हो तो वही आपका फैक्ट्स हुआ। अकेला आप किसी काल विशेष में अधिकारियों के बारे में, राजा के बारे में पढ़ो ना, आप भूल जाओगे, आपको नहीं याद रहेगा। लेकिन ये आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि पूरे चेंज की तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी। उसी तरह से सोसाइटी है। अब कितना अच्छा लगेगा जब ऋग्वैदिक काल में वर्णा की क्या स्थिति थी, लेटर वैदिक काल में कैसे इसमें चेंज हुआ, कैसे बुद्ध काल तक वर्ण से धीरे धीरे कास्ट का डेवलपमेंट शुरू हुआ, फिर कैसे कैसे इतिहास में जो महिला का कंडीशन है उसमें गिरावट आई, जो शूद्रा है उनके सोशल कंडीशन में कैसे गिरावट आई, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे कैसे वुमेन का कंडीशन इतिहास में वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक देखोगे, जैसे जैसे ऐसे ऐसे गिरावट आई है सोसाइटी में, महिलाओं की स्थिति में ऐसे गिरावट आती गई, और कैसे शूद्र अछूतों की स्थिति है पूर्व मध्य काल तक आकर वैदिक काल से पूर्व मध्य काल तक पूरे वर्ण, कास्ट, महिला सबकी कंडीशन में होने वाले चेंज को आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे और उससे जुड़े हुए जितने उदाहरण होंगे वो आपके फैक्ट्स के रूप में काम आ जाएंगे। और फिर वहां से जब कल्चर पढ़ाओगे तो ये तो और भी मजेदार है। अब कल्चर में आप आए तो पहले भाषा, अगर आज की तारीख में मैं कहूंगा कि यार संस्कृत बताओ, पाली बताओ, प्राकृत क्या है, हिंदी क्या है, मैथिली क्या है, बंगला क्या है, इन सबको मैं भाषा के विकास में, इन सबको मैं उभरते आपको बताऊंगा कि कैसे ये पैदा हुआ है, मतलब कैसी भाषा धीरे धीरे विकसित हुई है, कैसे इवॉल्व कर रही है। संस्कृत से कैसे प्रथम प्राकृत के रूप में पाली का विकास हुआ, क्या स्थिति थी, उससे द्वितीय प्राकृत के रूप में प्राकृत का विकास हुआ, तृतीय प्राकृत के रूप में अपभ्रंश का विकास हुआ, उसके कैसे क्षेत्रीय रूप चले और कैसे अपभ्रंश से आगे चलकर फिर आधुनिक भाषाएं विकसित हुई, हिंदी, मैथिली, उड़िया, बंगला, मराठी, गुजराती, किस तरह से भाषा, उसमें से कैसे एक भाषा निकलकर राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो गई। तो भाषा का इतना मजा आपको आएगा कि कैसे भाषा का विकास हुआ। साहित्य का, तो साहित्य में वैदिक साहित्य के बाद मौर्य बुद्धकालीन साहित्य, फिर बुद्धकालीन साहित्य के बाद मौर्यकालीन साहित्य, मौर्यकालीन पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, अर्ली मिडिवल एज। तो
जितना टेक्स्ट, जैसे अभी आप कोई टेक्स्ट को रैंडमली पढ़ते हो, याद करने की कोशिश करते हो, कैसे कालिदास की रचना है, विशाख दत्त की रचना है, और आपके दिमाग में एकदम चलचित्र की तरह बैठ जाएगा कि वैदिक काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्य है, बुद्ध काल में कैसे साहित्य आया, कैसे मौर्य काल में आया, कैसे मौर्योत्तर काल में आया, कैसे गुप्त काल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं आई, गुप्तोत्तर काल में। तो वो मैं आप लोगों को सभी से जब पढ़ाऊंगा तो उसके दूसरे दिन होकर क्वेश्चन में पूछ लूंगा और आप लोग उसी दबाव में याद रखोगे। अगर ऐसे हो जाए तो आप ही बताओ कौन सा बुक उसका मुकाबला कर सकता है। जब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर कल्चर में हो जाए, सोसाइटी में हो जाए, पॉलिटी में हो जाए, इकोनॉमी में हो जाए, तो कौन आपको मतलब फिर हटा सकता है, पीछे हटा सकता है? कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो चीज हमको करनी है। और फिर अब कला में आओगे तो कितना मजा रहेगा। स्थापत्य कला है, कला का इतिहास। अगर हड़प्पा सभ्यता को छोड़ो जो पार्ट फर्स्ट में है, तो सेकेंड पार्ट में सीधे शुरू होता है मौर्य काल से। तो मौर्य काल से आप देखोगे अशोक के स्तंभ वगैरह को कला के रूप में, उसका जो गुफा वास्तुकला है जिसको केव आर्किटेक्चर कहते हो, स्तंभ है अशोक के, तो ये सब आपको कला में शुरू होगा। मौर्योत्तर काल में आओगे तो चैत्य स्तूप और विहार कैसे कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन इंपॉर्टेंट चैत्य स्तूप और विहार है। वहां से आप आगे आओगे तो गुप्त काल में टेम्पल कंस्ट्रक्शन, तो कैसे नागर शैली की आधारशिला तैयार हुई। वहां से गुप्तोत्तर काल में आओगे तो दक्षिण भारत में चले जाओगे, पल्लव स्थापत्य, चालुक्यन स्थापत्य, तो कैसे चालुक्यन स्थापत्य ने वेसर शैली का आधार तैयार किया, और पल्लव स्थापत्य ने जो जिसको कहते हो पल्लव आर्किटेक्चर, वो पल्लव आर्किटेक्चर ने किसका आधार तैयार किया, तो द्रविड़ शैली का आधार तैयार किया। तो दोनों आपको किस प्रकार से जो स्थापत्य का आधार है वो आपको आपकी आंखों के सामने तैरता चला जाएगा। तो आप सीधे वहां से पूर्व मध्य काल तक नागर, द्रविड़ और वेसर शैली तक पहुंच गए। उसी तरह चित्रकला का भी इतिहास आपको मौर्योत्तर काल से शुरू होता है। मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, कैसे गुप्त काल में क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया। क्लासिकल मानदंड क्या है, तो गुप्तकालीन चित्रकला, फिर गुप्तोत्तर काल में पल्लव चालुक्य होते हुए चोलकालीन चित्रकला, वहां पर जाके मूर्तिकला। तो मूर्तिकला शुरू होगा अशोक के स्तंभ पर पशु मूर्तियों के विकास से, और वहां से पूर्व मध्य काल तक चले जाएंगे। फिर थोड़ा सा नृत्य संगीत। तो आपको कला के, और फिर विज्ञान, कैसे प्राचीन काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे कैसे विकसित हुई, कैसे मतलब आप सुनोगे तो वैदिक काल से लेकर और पूर्व मध्य काल तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। तो सबको अलग अलग हम विकास देख लेंगे, और फिर आपसे अपेक्षा करेंगे आपकी कॉपी जो नोट्स मैं पहले एक दिन पहले जैसे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया मॉडर्न में, वर्ल्ड में, उसी तरह कल्चर में प्रोवाइड करूंगा। और इसी लाइन पर होगा जिस लाइन पर मैंने मैटर आपको दिया है। हम हमेशा आपको अध्ययन सामग्री उसी लाइन पर देते हैं जिस लाइन पर हम क्लास में लेक्चर डिलीवर करते हैं, ताकि आपको लिखने का दबाव ना रहे, और ना क्लास में ना लिखने की कोई कमी भी आपको ना रहे, बल्कि उसका आपको फायदा ही मिले कि आपको सोचने और समझने का मौका मिले। और मैटर तो मैं आपको दे ही चुका होता हूं एक दिन पहले। तो इस तरह से आप उसको बखूबी लेते हुए चले जाओगे। अब अभी तक जो मैंने स्कीम समझाया वो आप लोग समझ गए, या कोई डाउट है तो मैं फिर आगे बढ़ूं। इतना तक हमको आप एश्योर करो कि यहां तक क्लियर हुआ, या कोई डाउट है फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है। अब जब पार्ट 2 हमारा हो जाएगा तब हम पार्ट 3 में देखो क्या लेंगे। पार्ट 3 में हमारा होगा सल्तनत काल, सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड का काल होता है, जैसे वहां 750 से 1200 आए तो ये हो जाएगा 1200 CE, मन ईस्वी से लेकर 1200 से लेकर यह आ जाएगा 1526, यानी बाबर के आगमन तक 1526। और तब हमारा हो जाएगा मुगल काल। मुगल पीरियड आपको 1526 के
एंड आफ्टर, मैंने 1526 तथा उसके पश्चात इसको ओपन एंडेड छोड़ते हैं, क्योंकि इसका कोई निश्चित नहीं कि मुगल काल यहाँ से यहाँ तक। एक तरह से देखोगे तो बहादुर शाह जफर कहोगे तो 1857 तक चला जाता है, तो इसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। तो ये आपका ये 2 पीरियड है। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला चेंज का अपनाएंगे, इसमें हम अब नहीं लिखने जा रहे, क्योंकि ठीक वही फार्मूला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक को फिर उसी तरह से हम बांटेंगे, जिसमें राज्य, साम्राज्य, राजवंश और शासक, और प्रशासन, उसके बाद प्रशासन, उसी की तरह से अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद समाज, फिर उसके बाद संस्कृति। जैसे हमने वह बांटा हुआ है उसी को बांटेंगे। अब मैं अब वी आर सपोज टू अंडरलाइन द चेंजेज। अब हम उसको चेंजेज को अंडरलाइन करेंगे। अब चेंजेज को जब हम अंडरलाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सीधे हम फिर राजनीतिक एक पकड़ेंगे। तो सल्तनत काल में हमारा शुरू होगा कैसे मोहम्मद गोरी का इन्वेजन हुआ और मोहम्मद गोरी ने किस तरह से तुर्की राज्य की स्थापना की। तो पहले इलवरी डायनेस्टी के समय क्या क्या विस्तार हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया के उत्तराधिकारी, और वहां से लेकर उस वंश का अंतिम शासक है नसीरुद्दीन मोहम्मद तक, वहां तक जाकर किस तरह से राजनीतिक हरकतें हुई उसको बता देंगे। और उसको मतलब उसको कवर करवाते हुए फिर आपका बलवन का आगमन नसीरुद्दीन मोहम्मद पर होगा, और फिर बलवन के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका ग्रैंडसन कैकुबाद, और कैकू के बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी उस वंश को विनाश करके खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करेगा 1290 में। तो 1290 से लेकर फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसने क्या क्या राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की। वहां से अलाउद्दीन खिलजी, जिसने साम्राज्य निर्माण का प्रयास किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसने 1296 से 1316 तक शासन किया, 1316 तक। तो 1316 तक उसने शासन किया, और फिर उसके बाद फिर मुबारक शाह खिलजी उसका उत्तराधिकारी शासन किया, और 1320 में उसका डायनेस्टी समाप्त हो गया। फिर आ गया तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक। तो वहां से होते हुए तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी, और अंत में इब्राहिम लोदी। जब बाबर का आगमन हुआ तो कौन राज्य आया, कौन क्षेत्र को किसने जीता, किस रूलर के बाद कौन सा रूलर आएगा, चलचित्र की तरह तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और आप यह मत जानो कि आप हमसे दूर हो, हम आपको डेली बेसिस पर पूछकर हम एश्योर करेंगे, और आप लोग हमें इन्फॉर्म करोगे कि सर हमको पूरा क्लियर है, मैं इस रूलर से इस रूलर तक पूरे चेंजेस को समझता हूं। वहां तक आ गए, फिर हम लोग बाबर को लाएंगे, और फिर बाबर के समय से जो बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाह, जहां कैसे कैसे राज्य से साम्राज्य बना, साम्राज्य से औरंगजेब, दक्षिण में जो 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है, दक्षिण में संघर्ष करते करते औरंगजेब मरता है। तो मोहम्मद गोरी से लेकर औरंगजेब तक का राजनीतिक विस्तार आपको एक बार देखना है, और आप यह समझोगे कि हमसे नहीं होगा, आपसे होगा, और इतना बढ़िया होगा कि आपको लगेगा कोई चमत्कार हो गया, क्योंकि एक बार हमें इतनी समझदारी आ गई। अब प्रशासन में सल्तनत कालीन प्रशासन कैसे कैसे सेंट्रलाइजेशन है, उसी में आपको इक्तादारी समझने का मौका मिलेगा, उसी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन समझने का, सरकार मतलब सिख परगना इकाई वगैरह समझने का मौका मिलेगा, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में रिफॉर्म समझने का अलाउद्दीन खिलजी का और बाकी शासक का मिलेगा। और वहां से जब तुम मुगल में आओगे तो फिर मुगल ने किस तरह से सल्तनत काल की तुलना में प्रशासनिक केंद्रीयकरण मुगल में कैसे ज्यादा है, सेंट्रल बीच में शेरशाह आ जाएगा, शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वहां से मुगल, और मुगल में कैसी मनसबदारी, जागीरदारी, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जब्ती, आईने दासाला। मतलब रैंडम क्वेश्चन आप यूपीएससी में जाओ या स्टेट सर्विसेज में जाओ, कहीं भी पीटी में रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, अब आपकी तस्वीर क्लियर है। फिर उसी तरह से हम इकोनॉमी, सल्तनत कालीन इकोनॉमी, कैसे अर्बन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, मुगल के काल में कैसे इकोनॉमी का विस्तार हुआ, कैसे यूरोपीय कंपनी उसी समय आई हुई थी, और मुगल काल का तो 18वीं सदी का पूर्वार्ध तक तो आप मॉडर्न में भी कर चुके हो। तो वहां तक लेते हुए फिर सोसाइटी में, पहले जो सोसाइटी था वो वर्टिकल डिवाइडेड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हिंदू एवं मुसलमान, तो मुस्लिम सोसाइटी क्या फीचर्स है, हिंदू सोसाइटी क्या फीचर्स है, कास्ट सिस्टम यहां भी है, कास्ट सिस्टम वहां भी है। मतलब मुस्लिम सोसाइटी में पहले कास्ट सिस्टम नहीं था, हिंदू सोसाइटी के संपर्क में वहां भी कास्ट सिस्टम आ गया। तो दक्षिण एशिया की जो मुस्लिम सोसाइटी वो अलग हो गई, बिकॉज इन मुस्लिम सोसाइटी इन साउथ एशिया was going to develop some sort of the caste system and caste influence,
तो ये वहां से सोसाइटी पर, अब उसके बाद तब आ जाएगा कल्चर पर, तो कल्चर पर फिर वही आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इसमें मूर्ति कला नहीं होगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सल्तनत काल में कैसे आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, सल्तनत कालीन आर्किटेक्चर डिफरेंट सुल्तानों ने कैसे डेवलप किया, मुगल काल में कैसे डेवलप होता चला गया, वहां से लेके ताजमहल तक यानी शाहजहां तक हम लोग अचीवमेंट, औरंगजेब के काल में भी 3 आर्किटेक्चर बना है, वहां तक लेते चले जाएंगे। मूर्ति कला इस काल में नहीं है। चित्रकला सल्तनत काल में हल्का सा पेंटिंग है, मुख्य रूप से मुगल कालीन पेंटिंग्स आप देखोगे। और मुगल कालीन पेंटिंग्स के बाद भाषा साहित्य, हाँ सबसे पहले धर्म, भक्ति एंड सूफी, तो मैं भूल ही गया, भक्ति एंड सूफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्यकाल का, भक्ति एंड सूफी। भाषा और साहित्य में फारसी, कला बाद में आएंगे, पहले हम भक्ति सूफी धर्म आपको कराएंगे वहाँ, रिलीजन और फिलोसफी में भक्ति सूफी, फिर भक्ति सूफी में आपको विस्तार से समझने का मौका मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर मैं आपको भाषा साहित्य में कैसे फारसी और भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे पीछे आपने जहां छोड़ा था वहीं से हम लोग पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम वहां से आगे आएंगे और भाषा साहित्य के बाद मैं आपको कला में स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन बता दूंगा, पेंटिंग्स का एवोल्यूशन, और पेंटिंग्स के बाद तब जाके थोड़ा सा संगीत कला, मतलब बेसिकली म्यूजिक, पेंटिंग्स और पेंटिंग्स के बाद म्यूजिक। तो अब तो कोई नहीं, तो इस तरह से आप पहुंच जाओगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पार्ट आपको अर्ली मेडिवल कराएंगे। अर्ली मेडिवल इसलिए आवश्यक है कि वो आपके लिए आवश्यक है। मैं अभी आपको एक अपना स्कीम बताता हूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा अनुमान करो, मॉडर्न हिस्ट्री तो तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अब देखो राजनीतिक इतिहास को ही लो। राजनीतिक इतिहास तुमने वैदिक काल से शुरू किया, पूर्व मध्यकाल तक आए, कौन सा राज्य बना, साम्राज्य बना। फिर वहां से आप मुगल काल में आए तो तो वहां से फिर आप सल्तनत काल में आए, 1200 तक के बाद मोहम्मद गोरी के टाइम से शुरू किया, तो वहां से लेते हुए तुम चले गए औरंगजेब तक। अब उसके बाद भारत में ब्रिटिश धीरे धीरे कैसे प्रभावी होते जाएंगे, मतलब पूरा 18वीं सदी के पूर्वार्ध में तो तुमने देखा कि औरंगजेब का साम्राज्य कैसे बिखर गया, कैसे जाट सिख इधर उधर, उसको मॉडर्न वाली कॉपी से थोड़ा रिवाइज कर लोगे। फिर ब्रिटिश ने कैसे पलासी और बक्सर से जीतना शुरू किया, वाणिज्यिक चरण में ब्रिटिश ने कैसे विस्तार किया, और विशेषकर औद्योगिक चरण में डलहौजी तक कैसे विस्तार हुआ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो मैं पूछूंगा, अच्छा एक बात बताओ, वैदिक काल से लेकर डलहौजी तक कौन राज्य आया, कैसे साम्राज्य बना, आप हमें 1 घंटे में जरा बताओ, 1 आवर में। तो आप पहले रिवाइज करके और फिर दिमाग में सोच के सेट करके मुझे बता सकते हो, हाँ या ना। हाँ या ना, यस और नो। देखो कितना मजा आएगा, फिर आपको कोई डर होगा कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको डर होगा नहीं ना। अब प्रशासन पर आओ, वैदिक कालीन प्रशासन से लेकर तब तुम पूर्व मध्यकाल तक, और तब तुम जो सेकेंड पार्ट है सल्तनत कालीन प्रशासन और मुगल कालीन प्रशासन, और उसके बाद ब्रिटिश शासन के अंदर जो प्रशासनिक संरचना का विकास हुआ। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे तो नेहरू के टाइम में मतलब जो स्वतंत्र भारत में कैसे प्रशासन का विकास हुआ। कोई इंसान अगर ऐसे पढ़ ले एक बार तो उसको जिंदगी में कभी जीएस में दिक्कत हो सकती है, हर जगह उसको सहायता मिल जाएगी। सोसाइटी है, सोसाइटी का विकास वैदिक काल से शुरू करके कोई वर्तमान काल तक आ जाए तो कितना मजेदार हो जाएगा। ज्यादा जानना सरल है, कम जानना मुश्किल है। उसके बाद लगा कि जैसे आंखों पर से पर्दा हट गया, विजन खुल गया, और अब जो स्ट्रक्चर बन गया है, तब तुम कोई गाइड बुक से अगर फैक्ट्स भी लोगे तो उसको वहीं डालोगे। जैसे कोई फैक्ट्स इकोनॉमी का है, इकोनॉमी वाले कॉलम में डालो, कोई फैक्ट्स सोसाइटी का है तो सोसाइटी वाले कॉलम में डालो, कोई फैक्ट्स कल्चर में है तो कल्चर वाले कॉलम में डालो। तो इसलिए मुझे पूरा काम कर लेने दो, तब कोई गाइड बुक पढ़ना। मैं लास्ट में बताऊंगा कि अब गाइड बुक कैसे पढ़ो। इस बीच तुम लोग कुछ पढ़ना चाहते हो तो उसमें कौन सी चीज पढ़ लो पता है? उसमें सिर्फ अभी एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 की पढ़ लो, एंशिएंट और मेडिवल की, जो क्लास 6 में है और क्लास 7 में है। और ये दोनों समाप्त हो जाए तो फिर एक पुरानी एनसीईआरटी भी
बुक स्टॉल पर मिलेगी क्लास 6 और क्लास 7, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो। नहीं तो जो स्टडी मटेरियल मैं पहले देता हूँ उसको पढ़ते चलो, और मेरे वाले को एश्योर करके जिस दिन मैं क्लास कल्चर समाप्त करूँगा उस दिन तुम बोल देना कि सर आपके मटेरियल पर मेरा कमांड हो गया, और हम 2-3-4 एक आध दिन सवाल करेंगे कि हमको तुम सोसाइटी समझा दो, चेंज पॉलिटिकल चेंज समझा दो, कल्चरल चेंज समझा दो, और तुम सभी में ओके कर दोगे तो मैं अपनी ओर से तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा, फिर डरने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम में। तो अब पहले बताओ कि मेरा स्कीम आप समझ गए? अगर इतना समझ गए होंगे तो मैं कुछ और भी फिर आपको बताऊं। यस ओके, वेबसाइट को भी देखो। दोनों स्टूडेंट्स को केयर ले रहे हो ना? यस वेबसाइट पर कौन है? और मेरे ये स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग ओके हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब देखिए, आपके सिलेबस में इतना कम दिया है, कल्चर में इतना ही दिया है, कोई आदमी ठगा जाए। जैसे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। मतलब कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ओके, तो ये जो तुम देख रहे हो बस इतना ही आपके सिलेबस में दिया हो, इसी में पूरी दुनिया है। अब तुमको मैंने क्वेश्चन दिखाया कि मॉडर्न का पार्ट है, मॉडर्न के पार्ट में मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्या लेने जा रहा हूं। देखो, ये भी वही मैंने आपको बताया ना, इसी में इसको समझाया हुआ है मैंने। देखो, जैसे प्राचीन भारत का क्रमिक विकास में हमने ये इतने टॉपिक लेना है, फिर इसको प्रथम खंड में तकनीकी, समाज, परिवार की परिकल्पना का विकास, आसपास के परिवेश, इसको इसी तरह से बांटा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन हमने दिया है। अब वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल तक, ये दूसरा खंड है। अब दूसरा खंड का डिवीजन, दूसरा खंड का धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, शिक्षा एवं विकास, और शिक्षा का विकास भी लेना है। कला, शिल्प एवं तकनीकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विदेशी लेखकों, यात्रियों, भारत के विषय में समझ, ये भी थोड़ा सा ले लेते हैं। धर्म है, वैदिक धर्म है, मानववाद वगैरह, ये बुद्ध काल धर्म आंदोलन, मौर्य काल धर्म, फिर धर्म का ये रूप है। देखो, भाषा में ऐसे ही भाषा के डायग्राम से हम आपको यहीं पर बनवा देंगे, अपनी कॉपी में आपको लिखवा देंगे। उससे क्या होगा कि आपको डायग्राम खुद से लिखोगे तो याद रहेगा, इसको देखने से शायद तुमको याद ना रहे। दक्षिण भारत में देखो भाषा का, वैसे उत्तर भारत में वर्टिकल विकास है, दक्षिण भारत में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ऐसे डेवलप हुआ है। स्थापत्य कला, चित्रकला, ये सब ऐसे चेंज आपको देखोगे। अब यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, इसमें पूछेंगे, यूपीएससी में पूछे अब अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव और पूर्व और दक्षिण को उसका प्रसार। तो हम सीधा मोहम्मद गोरी के आक्रमण से नहीं बताएंगे, मोहम्मद गोरी से के आक्रमण से बताएंगे तो आप समझ कहां पाओगे। हम जब पैगंबर मोहम्मद के समय इस्लाम का उद्भव हुआ अरब क्षेत्र में, फिर इस्लाम ने कैसे प्रसार किया, कैसे पश्चिम एशिया, मध्य एशिया को जीतते हुए भारत की दहलीज पर आया, कैसी अरब ने सिंध पर आक्रमण करके सिंध को जीता, और सिंध के बाद तब कैसे तुर्कों ने जब इस्लाम को कबूल किया तो तुर्क कैसे मध्य एशिया से निरंतर आक्रमण कर रहे थे, और फिर कैसे मध्य एशिया से तुर्कों की एक शाखा जो इस्लाम में ढलकर और बहुत ताकतवर शाखा हुई, उसी में गजनी के राज्य का विकास हुआ, और कैसे महमूद गजनी आया और महमूद गजनी ने कैसे पंजाब को जीता और भारत पर निरंतर हमला किया, उत्तर भारत पर, लेकिन उत्तर भारत पर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया। और तब उसके बाद मोहम्मद गोरी का टर्न आएगा। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं सीधे आपको मोहम्मद गोरी पर ले आऊंगा, बल्कि वहां से हम लेते हुए और फिर आपको चलेंगे।
और फिर यहीं पर आप देखोगे ये अरब है, क्षेत्र है मानचित्र पर, और कैसे अरब शक्ति ने विस्तार किया है, इस्लाम ने कैसे तो वहाँ से लेते हुए, और फिर इस्लाम का विस्तार वगैरह करते हुए कैसे भारत में कल्चरल क्षेत्र में दोनों का समन्वित संस्कृति के विकास के 3 चरण कैसे हैं। समन्वित संस्कृति का विकास, उसी को गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, 3 चरणों में उसका विकास हुआ। और फिर समन्वित संस्कृति, चित्रकला, हिंदुस्तानी शैली। अब यहां पर देखो, इतना हमको आधुनिक काल में आपको कल्चर पर बताना है। 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन के स्थापना के काल में भारत में स्थापित संस्कृति और हिंदुस्तानी संस्कृति थी। स्थापित संस्कृति हिंदुस्तानी संस्कृति थी। फारसी की जगह उर्दू हिंदुस्तान की राजभाषा के रूप में स्थापित थी। गायकी के क्षेत्र में ध्रुपद और ख्याल की जगह गजल पर बल दिया गया। 1857 के महाविद्रोह में ब्रिटिश के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर संघर्ष किया था। अब पंथनिखित कारणों से अलगाववाद को प्रोत्साहन, अब कैसे इस्लाम मुस्लिम अलगाववाद को प्रोत्साहन मिला था आधुनिक काल में, यह भी कल्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस मुद्दे को हम यहाँ डील करेंगे, ये मॉडर्न पार्ट होगा। फिर सर सैयद अहमद खान वगैरह की भूमिका है, कैसे अल्पसंख्यक स्वतंत्रोत्तर भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौती, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती कैसे थी, कैसे पश्चिम का राष्ट्र का मॉडल था, हमारे यहाँ राष्ट्र का मॉडल क्या था, कैसे पश्चिम के राष्ट्र के मॉडल से हमारे यहाँ राष्ट्र का मॉडल था। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा तुमने किया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में उसको किया हुआ है, लेकिन फिर भी कल्चर में उस पार्ट को देखना पड़ेगा। और फिर भारत के समक्ष चुनौती क्या क्या थी, विविधता में एकता वगैरह, इसको लेते हुए फिर भारतीय राष्ट्रवादियों का समझौतावादी रुख, मतलब हमने जो राष्ट्र बनाया उसमें कैसे समझौतावादी रुख बनाया, और कैसे हमने अपना विविधता मूलक कल्चर के बाद भी इंडिया को, चूंकि ऐसा पश्चिम में फैशन नहीं था, हमने अपना मॉडल डेवलप किया। तो इसको कवर करेंगे, और इसको कवर करने के बाद ध्यान वगैरह करते हुए नवीन चुनौतियां, यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न, अब एंड यहां तक आकर आपका कल्चर होगा। तो माय स्टूडेंट्स, अब ये हमारा प्लान है, और ये प्लान में आपको मेरे साथ सोचने वाला प्राणी बनना है। केवल पढ़ना ही नहीं है तथ्यों को, बल्कि सोचने वाला प्राणी बनना है। बेसिक स्टडी के लिए आप नई एनसीईआरटी क्लास 6th और 7th रखिए, और बाकी मेरी अध्ययन सामग्री की प्रतीक्षा करिए। और अभी फिलहाल आप इधर उधर हाथ पांव मत मारिए, क्योंकि अब जब मैं कल्चर समाप्त कर दूंगा तो आपको फ्री करके काम बता दूंगा, फिर आप हाथ पांव मारना। अभी हाथ पांव मारोगे तो खतरा है, जोखिम है। हमें अपना काम कर लेने दो, तो जैसे मैंने मॉडर्न और वर्ल्ड में करवाया था। तो अब आपकी समझ में आ गया कि हमारा स्कीम क्या है, और आप लोग क्या मेरे साथ सोचने वाला प्राणी, थिंकिंग क्रिएचर बनने के लिए तैयार हो, हाँ या ना, बोलिए। यस, रेडी है? ओके, गुड। अब कल आप लोग एक काम करके आइएगा। पहले हम एक काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम इसको, तो खैर इस पूरे मैटर को थोड़ा पढ़ लेना, और इस मैटर को पढ़ने के बाद इस एग्जाम्पल है क्वेश्चन वेश्चन का, उसको बहुत सीरियस में मत लेना। मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। संस्कृति और विरासत से तात्पर्य पढ़ लेना, संस्कृति और सभ्यता में क्या संबंध है, इसको पढ़ लेना। वर्तमान में हम सभ्यता की चर्चा बहुत कम सुनते हैं, किंतु संस्कृति की चर्चा बहुत अधिक हो रही है, इसका क्या कारण है। क्लासिकल आर्ट से क्या तात्पर्य है, किस स्थिति में कला क्लासिकल मानदंड ग्रहण करती है। संस्कृति एवं धर्म में क्या संबंध होता है। क्या संस्कृति में प्रतिगामी तत्व, प्रतिगामी का मतलब होता है प्रगतिहीन, अगर प्रतिगामी में दिक्कत हो तो आप ध्यान देना, प्रगतिहीन। प्रगतिहीन तत्व हो सकता है जिसमें बदलाव लाने की जरूरत होती है। क्या संस्कृति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। हम कला और साहित्य का अध्ययन क्यों करते हैं। भारतीय संस्कृति को बहुलवादी संस्कृति, पोलीफोनिक कल्चर का उदाहरण क्यों माना जाता है। संस्कृति एवं विरासत
कि समझ अन्य विषयों के अध्ययन में कैसे उपयोगी हो सकता है। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में। अब ये क्वेश्चन देखने के, क्वेश्चन तो स्पेसिमेन है, जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं क्वेश्चन खुद करवाता जाऊंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन राइटिंग वर्ल्ड में करवाया, मॉडर्न में, तो उसी तरह से जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो सब तो मैं खुद करवा दूंगा आपको, और क्वेश्चन आपको लिखने का भी आदत डलवाऊंगा। आप पहले से अब कल्चर तक लिखते लिखते अब तब आपको कमांड हो जाएगा राइटिंग पर, यू विल फील कॉन्फिडेंट, ये मेरा विश्वास है। तो आज मैं यहीं इसको लेक्चर को विराम देता हूं, क्योंकि आज तो आपको ज़्यादा केवल मुझे तरीका बताना था। अब कल से मैं नियमित कक्षा आरंभ करता हूं। अंकुर, अगर कोई क्वेरीज है इन लोगों का तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके प्रश्न को जवाब देने की स्थिति में हूं। तो कोई अगर तैयारी से संबंधित क्वेरीज हो, कोई मुद्दा हो तो आप रख सकते हो। दोनों जगह देखना अंकुर। नहीं सर। ओके, तो कल मित्र, हाँ, सत्यम करीम विजयनगर साम्राज्य किसमें आएगा? सल्तनत वाले में, जहाँ मैं पढ़ाऊंगा तो सल्तनत वाले में ही थोड़ा विजयनगर बहमनी के बारे में भी बता दूंगा। और एक केजीएस यूजर है, कहने की मराठा भी पढ़ाया जाएगा। हाँ, मराठा होगा ना, मराठा जहाँ मुगल साम्राज्य का विज्ञान राजनीतिक इतिहास जहाँ मैं करेंगे तो रीजनल पावर के बारे में मैं उसी समय बता दूंगा कि औरंगजेब के टाइम में कैसे मराठे, सिख, ये सबसे भी परिचय करा दूंगा आपको। अमरीश पूछ रहे हैं सर, रामशरण शर्मा की बुक ठीक है? ठीक है, पुरानी है लेकिन ठीक है। अगर रामशरण शर्मा पढ़ना चाहो एंशिएंट में टाइप तो पढ़ सकते हो। रामशरण शर्मा बहुत अच्छे ऑथर है, मार्क्सवादी हैं, और मार्क्सवादियों का टाइम थोड़ा सा मतलब उनके बहुत सारे डेटाज हैं जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन रामशरण शर्मा बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं। तो रामशरण शर्मा की बुक बहुत क्लियर है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में उनके पुस्तक को बहुत लाइक करता था, इसमें कोई शक नहीं। ओके मैं स्टूडेंट्स, तो कल मिलते हैं फिर। कल जो जो काम मैंने बताया वो करिए, और कल 12 बजे मेरा एक मैटर की ओर प्रतीक्षा करिएगा। ये आज आपको पढ़ लेना है जो मैंने बताया है, क्योंकि कल आपको फिर अलग मैटर मिल जाएगा, और डेली का काम डेली। तो कल 12 बजे आप लोग एक मैटर डाउनलोड करने जा रहे हैं और फिर उसको पढ़ेंगे। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, गुड नाइट।